नमस्ते भाई, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? एक और जबरदस्त खुशखबरी आप लोगों के लिए है। सन 2025 चल रहा है और क्या इस 2025 में ऐसी कोई नौकरी है जहां हमें कोई एग्जाम ना देना पड़े, कोई टेस्ट ना देना पड़े और हमारी सरकारी नौकरी लग जाए? तो बिल्कुल भाई, 2025 में इंडियन पोस्ट जीडीएस की वैकेंसी आ गई है। भारतीय डाक विभाग में ये वैकेंसी है और ये ऑल ओवर इंडिया के बच्चे इसको भर सकते हैं। एक एक करके तसल्ली से आपको मैं सारी चीजें बताता हूं। क्या नौकरी है, कितनी सैलरी होगी, क्या क्वालिफिकेशन है, कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। आओ फटाफट से देखो। जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट, ये आपकी वेबसाइट है जहां पे ये वैकेंसी आई हुई है। इसका नोटिफिकेशन मैंने पहले से ले रखा है, ठीक है, उस पर मैं आपको समझाऊंगा। देखो, जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल 1 जनवरी 2025। टोटल जो पोस्ट है वो 21,413 पोस्ट है। कितनी? 21,413। एक एक करके सारी डिटेल समझाता हूं। आओ पीडीएफ से सारी चीजें हम समझते हैं। ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो आया है वेबसाइट से, ठीक है। अब समझो ध्यान से। देखो, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, डाक भवन, संसद मार्ग में ये 7 फरवरी 2025 को रिलीज हुआ है। और जो डेट है फॉर्म को अप्लाई करने की वो कब है, कब तक अप्लाई कर सकते हो, सारी चीजें समझते हैं। नोटिफिकेशन बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है, 31 पेज का। जो जो चीज इंपॉर्टेंट होंगी उसको मैंने पहले ही हाईलाइट कर रखा है, तसल्ली से समझनी है। देखो, रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, कब से फॉर्म भरे जाने हैं? तो फॉर्म भरे जाएंगे आपके 10 फरवरी 2025 से 3 मार्च 2025 तक। अब 10 फरवरी तो जा चुकी है, आज जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो ये है 12 फरवरी, ठीक है। तो मतलब एप्लीकेशन, आप फॉर्म भरे जा रहे हैं, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज, आपका अगर कोई फॉर्म में दिक्कत आ जाती है, अगर करेक्शन विंडो की मैं बात करूं तो वो 6 मार्च 2025 से 8 मार्च 2025 तक आप फॉर्म में कोई भी करेक्शन भी कर सकते हो, ठीक है। आगे समझते हैं भाई, एक एक चीज जो इंपॉर्टेंट है वो मैं सब बताता रहूंगा। अभी हमने देख लिया कि फॉर्म की एप्लीकेशन डेट है क्या, लास्ट डेट क्या है, कब से आप फॉर्म को भर सकते हो। और जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं देखो, सब मैंने हाईलाइट कर रखी है। पहले ये समझो कि इसमें वैकेंसी किस किस पोस्ट के लिए है। तो इसमें 3 पोस्ट है बेसिकली जिनकी वैकेंसी है। देखो समझना, पहला है आपका यहाँ पे, ये रहा, ब्रांच पोस्ट मास्टर, ठीक है। ब्रांच पोस्ट मास्टर एक ये पोस्ट है और एक असिस्टेंट वाली है। देखो, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, जिसको हम एबीपीएम कहते हैं शॉर्ट में। एक पोस्ट और है और वो पोस्ट है आपकी डाक सेवक। ये 3 पोस्ट है जो इस वैकेंसी से फिल होंगी, ठीक है। इनकी सैलरी वगैरह पे अगर मैं बात करूं तो यहां आप देखना ध्यान से, बीपीएम की सैलरी थोड़ी सी ज्यादा होती है और जो डाक सेवक है या एबीपीएम है उसकी सैलरी थोड़ी सी कम होगी। देखो, अब आप देख रहे होगे 12,000, 29,380। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे, पहली बात तो ये इस पे दिमाग मत लगाओ, मैं आपको बताऊं ये बेसिक सैलरी होती है। अगर आप एसएससी एमटीएस को भी देखोगे तो जो बेसिक सैलरी वो 18,000 होती है। तो क्या उन्हें 18,000 नहीं मिलती है? नहीं, उन्हें सैलरी मिलती है। इसमें बहुत सारे अलाउंस वगैरह लग करके, गवर्नमेंट जॉब में बहुत सारे अलाउंस मिलते हैं, उसकी वजह से सैलरी लगभग 35,000 बैठती है उसकी। बात आ रही समझ में? तो इसकी बेसिक जो पे है, अगर मैं बात करता हूं बीपीएम की, तो बेसिक पे है आपकी 12,000। अगर 12,000 बेसिक पे है तो कुछ नहीं तो अप्रोक्स ऐसा मान के चलो आप, इसकी जो सैलरी होगी आप 20,000 से 25,000 के आसपास इसकी सैलरी होगी। इतनी सैलरी आप इसकी मान सकते हो। इसमें जितनी भी पोस्ट है इसकी भी मैं ही वो बता रहा हूं, इसकी बेसिक पे 10,000 है, अप्रोक्स इसकी इतनी बैठ जाएगी, ठीक है। ये जॉब सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 घंटे की होती है। जो बच्चे गांव से बिलोंग करते हैं, देखो बहुत सारे बच्चे इसको फिल करेंगे, ठीक है। इसमें मेरिट बेस्ड होगी सारी चीजें, अभी धीरे धीरे सारी चीज बता दूंगा। अगर आप पढ़ने में बहुत अच्छे हो और आपको लग रहा है मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा, तो मैं कहूंगा इसको अप्लाई मत करो। आप पढ़ाई लिखाई करके जिस पोस्ट को चाहते हो वो पोस्ट लो। लेकिन एक सिक्योरिटी के लिए आप, अगर आप चाहते हो कि पहले कोई जॉब हो जाए तब आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप ये गांव का जीवन जीना चाहते हैं, ज्यादातर ये पोस्ट जो मिलेंगी आपको गांव में मिलेंगी, और गांव का जीवन जीना चाहते हो मजे से, अपना भैया हमारी खेती बाड़ी भी होती रहे और ये भी होता रहे, तो इसके लिए बहुत बेस्ट पोस्ट है, घर पे ही आपको जॉब मिल सकती है। तो बहुत सारी चीजें हैं, धीरे धीरे और समझते हैं चीजों को। देखो, पहले समझ लेते हैं क्या क्राइटेरिया है, क्या एज लिमिट क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूं तो भैया मिनिमम 18 साल है, ठीक है, मैक्सिमम 40 साल है। अब इसमें एक चीज और समझना, क्वालिफिकेशन जो आगे आएगी मैं बता दूंगा। क्वालिफिकेशन जो इसमें मांगी है वो मांगी है 10th पास। अब 10th पास क्वालिफिकेशन, और जो मेरिट लगेगी वो भी आपके 10th के मार्क्स के बेस पे लगेगी, ठीक है। अब एक बात बताओ, जिसने जो 40 साल का होगा उसने काफी समय पहले में 10th करी होगी, और पहले तो कभी मार्क्स आते नहीं थे इतने ज्यादा, परसेंट इतनी ज्यादा बनती नहीं थी, तो ये लोग काफी हद तक बाहर है। जो 18, 19, 20 से लेकर 25 साल तक के बच्चे होंगे उनके 10th में अच्छे नंबर होंगे,
और जिनके अच्छे नंबर होंगे उन्हीं का डायरेक्ट सिलेक्शन होगा। मेरिट बेस्ड है ये पूरी की पूरी जॉब, ठीक है। आगे समझते हैं, ठीक है। 10th पास आपकी क्वालिफिकेशन है, मिनिमम एज 18, मैक्सिमम एज 40, ठीक है भाई। और जो एज काउंट होगी जिस समय आप फॉर्म अप्लाई करोगे तब से आपकी एज काउंट हो जाएगी, ठीक है। मतलब 10 फरवरी से आप मान के चलो, ठीक है। कुछ एज रिलैक्सेशन है वो आपको सबको मिलता ही है। एज रिलैक्सेशन जैसे SC ST की अगर मैं बात करूं तो 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। OBC की बात करूं तो 3 साल का है, ठीक है। और EWS के लिए कोई एज रिलैक्सेशन नहीं होता है। PWD की बात करूं तो 10 ईयर का है, ठीक है। PWD प्लस OBC आप एक बार देख लेना सारी चीजें, ठीक है। ये आपको हमारे टेलीग्राम पे पूरा का पूरा नोटिस मिल जाएगा विद हाईलाइट, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्वालिफिकेशन मैं पहले ही बता चुका हूं, ठीक है। क्वालिफिकेशन इसमें 10th स्टैंडर्ड है, 10वीं पास आप होने चाहिए इसे अप्लाई करने के लिए। और आपकी मेरिट जो लगेगी वो अभी अभी इसमें सारी चीज दिखा दूंगा, पहले मैं बता चुका हूं वैसे आपको। देखो और क्या इंपॉर्टेंट है, अदर क्वालिफिकेशन और क्या होना चाहिए। अदर क्वालिफिकेशन खामखा वाली चीज है, इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं। आपको कंप्यूटर नॉलेज है या नहीं है, आजकल सबको कंप्यूटर नॉलेज होती है, कोई इंपॉर्टेंस उस चीज की नहीं है, ना इस पर कोई सर्टिफिकेट मांग रहे, ये चीजें होती हैं। साइकिल चलानी आनी चाहिए, भैया साइकिल क्यों चलानी आनी चाहिए, ये ऐसा मान के चलते हैं जो डाकिया होता है वो पहले से साइकिल पे चलता है, ठीक है। बट आजकल तो तुम्हें पता ही है हिसाब किताब, ठीक है। एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड, ठीक है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आप थोड़े बहुत सक्षम होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये ऐसा मानते हैं कि ये जो जॉब है ना, ये जॉब 4-5 घंटे की है, ठीक है। इसको आप नोटिफिकेशन को पढ़ोगे, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आप केंद्र सरकार के एम्प्लॉय हैं जो कि 4 से 5 घंटे काम करेंगे, तो इसका मतलब फुल टाइम एम्प्लॉय नहीं है आप, ठीक है। इसके साथ आप अपना कोई और काम भी कर सकते हैं, आपको रोक टोक नहीं होगी। 4-5 घंटे अपना काम करो, फिर अपना जाके कोई और भी काम कर सकते हो आप, ठीक है। ये हर किसी सरकारी नौकरी में नहीं होता, इसलिए कुछ चीजों में बहुत अच्छी भी नौकरी साबित हो सकती है। अगर किसी को कुछ और काम करना है, एक सरकारी का ठप्पा भी लगाना है, तब उसके लिए बहुत बढ़िया नौकरी हो जाएगी। बात आ रही है समझ में आपको। रिजर्वेशन वगैरह आप एक बार पढ़ लेना, हालांकि आपको रिजर्वेशन मैंने ऊपर भी बता दिया है, ठीक है। SC ST के लिए जो रिजर्वेशन होता है वही है। और बाकी चीजों के लिए देखो, सिलेक्शन जो क्राइटेरिया है वो समझ लो एक बार। एप्लीकेंट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर एंगेजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ सिस्टम जनरेटेड मेरिट लिस्ट, ठीक है। सिस्टम जनरेटेड मेरिट लिस्ट होगी, और मेरिट लिस्ट होगी आपके 10th के मार्क्स के बेस पर, ठीक है। और 10th के मार्क्स के बेस पर होगी, वो भी सिर्फ परसेंटेज बेस पे। अब बहुत सारे बच्चों के CGPA में आते हैं, ग्रेड्स में आते हैं नंबर। मेरा तो 8.6 CGPA है, मेरा 9.7 CGPA है, तो मेरी परसेंटेज कितनी बैठेगी। तो उसको समझते हुए भी इन्होंने साफ साफ अपना एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर दिया है, उसको भी समझ लो आप लोग। देखो यहाँ पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर दिया है, ठीक है। ये ग्रेड पॉइंट होते हैं, जैसे CGPA 10 CGPA है, 9 CGPA है, ऐसे कुछ बच्चों का होता है ना। अब देखो यहां पे समझना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है मल्टीप्लाइंग फैक्टर। मैं मान लेता हूं मेरा सीधे फुल में से फुल आ गए, मेरा 10 CGPA बना। CBSE बोर्ड में ज्यादातर CGPA चलता है, ठीक है। अगर आपका 10 CGPA बना और आपको इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो आपके लिए सीधा फॉर्मूला दिया है कि आप जितना भी आपका CGPA है उसमें 9.5 की आप मल्टीप्लाई कर दो। मैंने बोला अगर मैंने इसमें 9.5 की मल्टीप्लाई करी तो मेरी परसेंट बनेगी 95%, ठीक है। मान लेते हैं मेरा 9 CGPA है और मेरे को परसेंटेज कैलकुलेट करना है, तो 9.5 की मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 9 9 81 और 4.5, ये आ गया आपका 85। एक सेकंड, कितना आ गया भैया, 85.5%। बात आई समझ में। ऐसे आप कैलकुलेट करोगे, और जो मेरिट लगेगी ना वो इस परसेंटेज के बेस पे मेरिट लगेगी, ये आपको ध्यान रखना चीज। क्लियर भाई, यहां तक कोई दिक्कत किसी को। इस तरीके से आपकी ये चीजें डिवाइड होंगी, और कुछ इंपॉर्टेंट शायद इसमें नहीं है। और ये देख लो किस किस डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए, आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट, PWD सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट। अच्छा एक चीज समझना, क्या एक बच्चे के पास ये सारे होने चाहिए? अगर आप जिस चीज के हिसाब से फॉर्म भर रहे हो, अब देखो यहाँ पे ट्रांसजेंडर का सर्टिफिकेट है, ये हर बच्चे पे थोड़ी होगा, जो ट्रांसजेंडर होगा उसी के पास होगा। तो ये सर्टिफिकेट बेसिकली आपके पास होने चाहिए, जो इसमें से कुछ सर्टिफिकेट जो आपके अकॉर्डिंग है वो आपके पास होने चाहिए, ठीक है भाई। ये ओवरऑल सर्टिफिकेट यहाँ पे लिख दिए। ये सारी जानकारी थी आपकी इस ग्राम डाक सेवक पोस्ट के लिए, जो कि बिना किसी एग्जाम के होगी। जस्ट फॉर्म फिल कर दो, ठीक है। उसके बाद 10th के परसेंटेज के हिसाब से आपकी मेरिट लगेगी, मेरिट के बाद आपके डॉक्यूमेंट चेक होंगे, और उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और आपके लग जाएगा एक सरकारी ठप्पा, फिर बढ़िया से ब्याह हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। चलो इसी के साथ मौज मस्ती के साथ पढ़ाई करते रहो, और भी चीजों की तैयारी में रहो, और इस जॉब को आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। स्टेट वाइज इसकी जॉब होती है वैकेंसी। मैं आपको एक चीज और दिखा देता हूँ, स्टेट वाइज सारी वैकेंसी होती है। देखो अगर आपने ये नहीं देखा है, एक सेकंड और, यहाँ पे ये भी इन्होंने दिया है,
देखो किस स्टेट में कितनी वैकेंसी है वो आप यहां से देख सकते हो। ये सारी चीजें हमारे स्केल अप सिलेक्शंस वाले टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। देखो आंध्र प्रदेश में 1215 वैकेंसी है। इस तरीके से अगर मैं देखूं उत्तर प्रदेश में जहां सबसे ज्यादा वैकेंसी है, उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश में 3004 वैकेंसी है, ठीक है। ये सारी डिटेल आपके लिए मिल जाएगी। टोटल वैकेंसी 21,413 है, ठीक है। तो अप्लाई करना चाहते हो कर ही देना यार अप्लाई, ठीक है। इस समय फॉर्म भरे जा रहे हैं 10 फरवरी से लेकर मैंने शायद 3 मार्च बताया आपको, बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं है। इसको आप अप्लाई कर सकते हो और सरकारी ठप्पा लगा सकते हो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, कॉमन सेंस भी लगा लेना कि सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज बेस पे है। अगर आपके 10th में 70% है 60% है तो किसी भी मतलब कोई है नहीं, फॉर्म भरने का नहीं होगा सिलेक्शन। हाँ आपके परसेंटेज अगर 90 के आसपास या उससे ज्यादा ही है तभी चांसेस है, अदरवाइज नहीं होगा। अच्छी खासी मेरिट जाती है, पहले भी इसकी मेरिट 95, 94, 96 ऐसे ही गई है। तो भरने के लिए आप भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्कार, मिलते हैं अदर वीडियोस।